तो लास्ट क्लास के अंदर हमने आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस डिस्कस किए थे, आइसोथर्मल का ग्राफिकल पार्ट भी डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पर आते हैं, विच इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, मतलब Q इक्वल्स टू जीरो। Q इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा यू, क्योंकि Q जीरो हो जाएगा तो वर्क डन डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है, वो अभी हम देखेंगे। बट मैं आपको बता दूं, एक एडियाबेटिक प्रोसेस में ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर अब जो हम डेल्टा यू का फॉर्मूला लिख रहे हैं NCV डेल्टा टी, ये केवल किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला हमेशा यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी, यानी वर्क डन का भी यही फॉर्मूला हो गया, डेल्टा यू का भी यही फॉर्मूला हो गया। इसको आप चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो, CV को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो CP इक्वल्स टू CV प्लस R। फॉर आइडियल गैस हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, इसको हम CV से डिवाइड कर दें तो गामा इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन CV। रीअरेंज किया जाए तो CV इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस 1। तो यहां पर N R अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, इसको ओपन करोगे तो NRT2 यानी P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला NCV डेल्टा टी भी बोल सकते हो या P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो NCV डेल्टा टी करेंगे, लेकिन यही फिजिक्स के अंदर जब आप करते हो तो मोस्टली एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो आप फॉर्मूला यूज करते हो वो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। देखिए फॉर्मूले सेम है, जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो वर्क डन या तो NCV डेल्टा टी से या P2 V2 माइनस P1 V1, और फिर क्या बच गया? Q हो गया, W हो गया, डेल्टा U हो गया। अब किसकी बात आती है? डेल्टा H, जो कि क्या हो जाएगा? NCP डेल्टा टी। इसको भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में। तो यहां से अगेन हम Q W डेल्टा U डेल्टा H ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, पूरे डिस्कशन में कहीं पर भी हमने ये नहीं बोला कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, बिकॉज Q जीरो हो गया। डेल्टा यू और डेल्टा एच की अगर हम बात करें तो चाहे ए से बी रिवर्सिबली जाओ, ए से बी इरिवर्सिबली जाओ, पाथ पर ये डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हम यहाँ लिख रहे हैं ये रिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल है और इरिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर फिर से हमारे पास फॉर्मूले आ गए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, फॉर्मूले हम यहां पर यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसके अंदर क्वेश्चन, अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर वॉल्यूम ये सब वेरी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैसे वेरी करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, लेट से दो केसेस हो सकते हैं, तो एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा। अगर एक्सपांशन हो रहा है यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, इसको अगर मैं मैथमेटिकली पहले एक्सप्लेन करूं तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव तो डेल्टा यू भी क्या होगा? नेगेटिव। और डेल्टा यू नेगेटिव, इसका मतलब डेल्टा टी भी क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा टी भी नेगेटिव, और डेल्टा टी नेगेटिव इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यानी एक एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर एडियाबेटिक एक्सपांशन हम कर रहे हैं तो आप कह सकते हो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसको हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सिंपल से वर्ड्स में, एक एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, अब सिस्टम वर्क कर रहा है इसका मतलब सिस्टम एनर्जी दे रहा है। अब हम सिस्टम को बाहर से कोई एनर्जी तो लेने नहीं दे रहे, तो सिस्टम अगर एनर्जी देगा तो वो लाएगा कहां से? वर्क कर रहा है तो एनर्जी कहां से लाएगा? वो अपनी इंटरनल एनर्जी में से एनर्जी निकालेगा और उससे वर्क करेगा। और राइट नाउ हम बात करें आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस में हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, केवल कौन सी एनर्जी होती? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो एनर्जी कहां से लाएगा? अपनी काइनेटिक एनर्जी से, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मतलब उसका टेम्परेचर
कम होगा। तो कह सकते हो और दिख भी रहा है, जितनी इंटरनल एनर्जी कम होगी सिस्टम उतना वर्क करेगा। तो एक एडियाबेटिक एक्सपांशन में आप कह सकते हो अगर एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा। अब यहीं से हम प्रेशर वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं। एक्सपांशन हो रहा है तो डेफिनेटली वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा होगा। अब बात आती है प्रेशर की, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से प्रेशर की अगर हम बात करें तो एनआरटी बाई वी। एडियाबेटिक एक्सपांशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होना चाहिए, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो भी प्रेशर कम होना चाहिए। यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी प्रेशर कम होना चाहिए, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी प्रेशर कम होना चाहिए। तो इसका मतलब प्रेशर अच्छा खासा कम होगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर एक एडियाबेटिक प्रोसेस हम कर रहे हैं, टेम्परेचर जितना चेंज होगा प्रेशर में चेंज उससे ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर पर दो फैक्टर्स का इफेक्ट लग रहा है, टेम्परेचर का भी और वॉल्यूम का भी। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस आपने किया और टेम्परेचर जो है वो 50% कम हो गया, 600 से 300 केल्विन पर आ गया, तो जो प्रेशर होगा वो 50% से भी ज्यादा डिक्रीज होगा। ये भी एक अच्छा तरीका होता है। बहुत बार अगर क्वेश्चन आप कर रहे हो, अगर एक एडियाबेटिक प्रोसेस आप कर रहे हो, टेम्परेचर 600 से 300 केल्विन हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है तो डेफिनेटली फाइनल प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो 1 एटमॉस्फेयर से तो कम होगी, क्योंकि प्रेशर में परसेंटेज वाइज जो चेंज होगा वो हमेशा टेम्परेचर से ज्यादा होगा। यही अगर हम कंप्रेशन की बात करें, वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव, यानी सिस्टम पर वर्क हो रहा है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी अगेन इस दोनों का इफेक्ट देखें तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। और यहाँ पर हम जस्ट उसका उल्टा कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर 300 से 600 केल्विन हो रहा है, डबल हो रहा है, तो प्रेशर डबल से भी ज्यादा बढ़ेगा। यानी मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर था तो 2 नहीं, 2 से भी ज्यादा होगा। यहां से ये अगेन याद रख सकते हो आप कि टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन जो है एक जैसा होता है, वॉल्यूम का वेरिएशन उसका अपोजिट होता है। तो यस, एक एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर मैंने कह दिया एक्सपांशन हो रहा है तो खट से कह सकते हो एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर प्रेशर कम होंगे, कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट बार बार बोलना है। नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा बहुत बार, जैसे मैं कहूंगा एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है, क्लिक कर जाना चाहिए आपको कि टेम्परेचर कम होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट्स है, क्योंकि क्वेश्चंस करते करते बहुत बार क्या होता है कुछ साइन में एरर हो जाती है और रिजल्ट कुछ अलग आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर किस तरफ आएगा। यानी 300 केल्विन ऑलरेडी टेम्परेचर दे रखा, तो आपको सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए कि फाइनली आंसर 300 से ज्यादा होगा या 300 से कम होगा। तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर फाइनली हम कह सकते हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर ये सब यहाँ पर चेंज होते हैं। बट ये आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं एक चीज बता दूं, हाँ, अगर यही एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन है, एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन, अब फ्री एक्सपांशन अगर हो गया तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। क्यू ऑलरेडी जीरो था, एडियाबेटिक है, तो डेल्टा यू भी फिर जीरो होगा और फिर डेल्टा टी भी जीरो होगा, यानी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये सारा डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ये मैं बता दूं केवल किसके लिए हम कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह मैं फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूँ, एनसीपी डेल्टा टी या एनसीपी डेल्टा टी। तो एक एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन के केस में ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये फ्री एक्सपांशन नहीं है, ये एक स्पेशल केस है फ्री एक्सपांशन का, तो वहां पर रिजल्ट ये है। अदरवाइज अगर फ्री एक्सपांशन नहीं है तो आप ये रिजल्ट्स यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो फाइनली अब ये तो हो गए फॉर्मूले हमने लिख दिए। अब यहां पर बात करते हैं क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तो क्वेश्चंस वही जो हर जगह बनते आ रहे हैं कि फाइंड क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डब्ल्यू, ये फाइंड आउट करो। तो फॉर्मूले सामने हैं, आप यूज कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या कहाँ आती वो मैं बता रहा हूँ। अब पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना, क्योंकि हो सकता है अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पता है वो मैंने यहां पर अभी तक नहीं लिखा है। पता है ना सबको, सोच सकते हो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन फॉर्मूला जो आप एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सबको पता है वो यहां पर कहीं पर भी नहीं आया है। क्या बता सकते हो कौन से प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ? यस, पीवी की पावर गामा। अभी वो यहां पर कहीं डिस्कशन में नहीं आया है
क्या है वो अभी देखेंगे। बट पहले मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। एक एडियाबेटिक प्रोसेस पर जब क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि कैलकुलेट वर्क डन या डेल्टा यू, तो आपको यहां से समझ में आ रहा है या तो आपको क्या गिवन होना चाहिए, P1 गिवन होना चाहिए, V1 गिवन होना चाहिए, P2 गिवन होना चाहिए और V2 गिवन होना चाहिए। तो हम एक यहां से वर्क डन या डेल्टा यू निकाल सकते हैं, ये चारों पैरामीटर गिवन होने चाहिए, या फिर मोल्स गिवन होने चाहिए, T1 T2 गिवन होने चाहिए, गामा पता होना चाहिए, जिससे हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं। लेकिन होता क्या, जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पर P1 गिवन होता है, V1 गिवन होता है, P2 गिवन होता है, लेकिन ये V2 मिसिंग होता है, या यूं कह दो इन चारों में से कोई एक वेरिएबल मिसिंग होता है। उसी तरह से P1 मान लेट से P1 गिवन है, T1 गिवन है, P2 गिवन है, लेकिन T2 मिसिंग है, T2 मिसिंग है। जबकि आप कह सकते हो P1 P2 की कोई जरूरत ही नहीं थी, T1 T2 गिवन होता, मोल्स गिवन होता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 मिसिंग है, यानी एक वेरिएबल जो है वो मिसिंग है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें ये V2 फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करें। एक थॉट आता है सर आइडियल केस है PV = nRT लगा दो, लेकिन यहाँ पर जब हम PV = nRT लगाते हैं तो P1 V1 अपॉन T1, क्योंकि तीनों वेरी कर रहे हैं, इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। टोटल कितने वेरिएबल है, 6 वेरिएबल्स, जबकि हमें दे केवल कितने रखे हैं, 3, P1 2 3, फोर्थ फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ पर 6 वेरिएबल है। अगर यहाँ से V2 निकालना है तो T1 और T2 भी पता होना चाहिए, और T1 T2 पता है तो वैसे ही हम वर्क डन निकाल लेंगे। मतलब यह है कि हमें एक और वेरिएबल पता होना चाहिए। इसे मैं ऐसे बोलता हूं कि एक वेरिएबल मिसिंग है जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ये हमें नहीं गिवन है, और वो हम PV = nRT से भी इस तरह से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ये मिसिंग पैरामीटर जो है, ये जो पैरामीटर हमें नहीं दे रखा है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अब मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। इसको ऐसे याद रखना, जब भी नोट्स को पढ़ो पहले ये सीक्वेंस माइंड में लाना कि हाँ यहां पर जब क्वेश्चन आएंगे तो ये 3 वेरिएबल या ये 3 वेरिएबल या गिवन होंगे, इनमें से एक मिसिंग होगा, और वो मिसिंग वेरिएबल अब हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर अब ये मिसिंग वेरिएबल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वो रिवर्सिबली कर रहे हैं या इरिवर्सिबली कर रहे हैं। इस मिसिंग वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए ये जो फॉर्मूले हैं ये तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर ये मिसिंग वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस हम रिवर्सिबली कर रहे हैं या इरिवर्सिबली कर रहे हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि जो वर्क डन होता है रिवर्सिबल में अलग होता है, इरिवर्सिबल में अलग होता है, दोनों में वर्क डन सेम नहीं होता है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो भी अलग अलग होगा, तो टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो भी अलग होगा, तो फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं होगा। यानी अगर आप वही प्रोसेस रिवर्सिबली कर रहे हो तो फाइनल टेम्परेचर कुछ और होगा, और इरिवर्सिबली कर रहे हो तो फाइनल टेम्परेचर कुछ और होगा, फाइनल टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं होगा। तो अब यहां पर मिसिंग वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस यहां पर Q तो 0 हो गया, तो वर्क डन इक्वल्स टू du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन इक्वल्स टू du। वर्क डन का फॉर्मूला -P एक्सटर्न, या इस तरह से लिख देता हूं NCV dt, du की जगह मैंने लिख दिया और वर्क डन की जगह -P एक्सटर्नल dv। देखिए कहीं पर भी मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखता हूं स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है, -P एक्सटर्नल dv। तो ये हमेशा आपको भी ध्यान रखना है, du NCV dt वर्क डन इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल dv। अब यहां पर फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस की कर रहे हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर P एक्सटर्नल हमेशा किसके बराबर होता है, P इंटरनल, और आइडियल गैस है तो P इंटरनल को मैं क्या लिख सकता हूं, nRT/V। तो NCV dt इक्वल्स टू -nRT/V इंटू dV। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर रहे हैं, dt/t इक्वल्स टू
R अपॉन CV dV अपॉन V। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, dt अपॉन टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln t और लिमिट भी पुट कर देते हैं, तो ln t2 अपॉन t1 इक्वल्स टू माइनस r अपॉन CV। अभी हमने एक फॉर्मूला यहां पर लिखा था CV इक्वल्स टू r अपॉन गामा माइनस 1, तो r अपॉन CV क्या हो जाएगा, माइनस r अपॉन CV गामा माइनस 1 ln V2 अपॉन V1। यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस साइन को अंदर ले जा रहा हूं, तो ये V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 और गामा माइनस 1 को उसकी पावर में ले जाएंगे तो दोनों तरफ से ln की टर्म्स हट जाएगी, तो T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। और अब अगर हम इसको रीअरेंज करें या इसको एक्सप्रेशन को हम देखें तो क्या कह सकते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, या T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, ये फाइनल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट, दैट मीन्स TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इसको फर्दर आप रीअरेंज कर सकते हो। ये सारा डेरिवेशन किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। ये इक्वेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में, आप इसे प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में भी लिख सकते हो। प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में लिख रहे हैं तो PV अपॉन R की जो वैल्यू आएगी, PV अपॉन NR गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, तो ये तो सब कांस्टेंट है, चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप इसे प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा, वो रीअरेंजमेंट आपको करना होगा तो ये भी आप कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूले हमारे पास आ गए एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई सा भी एडियाबेटिक प्रोसेस हो, क्या सभी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं? नहीं, फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, यस, फिजिक्स के अंदर आप जनरली पढ़ते हो तो हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब PV की पावर गामा, क्योंकि फिजिक्स में हम केवल रिवर्सिबल पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर जब भी ये बोलोगे PV की पावर गामा, माइंड में ये आना चाहिए कि हर एक एडियाबेटिक प्रोसेस में आप PV की पावर गामा नहीं लगा सकते हो, फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, उसी के लिए ये फॉर्मूले लगाओगे। अब इसका फायदा क्या हुआ है, इसका फायदा आप देख सकते हो, जो PV इक्वल्स टू nRT को जब हम यूज कर रहे थे तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, 6 वेरिएबल थे। लेकिन हम यहां से अगर देखें तो अब अगर मुझे P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, अगर मुझे P2 पता है, V1 पता है, P1 पता है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, V2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल यहां से निकाला जा सकता है। अगर आपको V2 पता चल गया तो फिर आप वर्क डन निकाल सकते हो या डेल्टा U निकाल सकते हो, या T1 पता है, P1 पता है, P2 पता है, तो यहां से हम T2 निकाल सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस एडियाबेटिक के जो आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। मैं आपको बता दूं, इनिशियली 2 वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से कोई 2 गिवन होंगे, फाइनली प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर 3 में से कोई 1 गिवन होगा, यानी टोटल मिला के 3 वेरिएबल आपको गिवन होंगे। चौथा आपको हमेशा पहले फाइंड आउट करना होगा, और वो जो 4th वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना होगा उससे पहले आपको ये देखना होगा कि ये प्रोसेस हम रिवर्सिबली कर रहे हैं या इरिवर्सिबली कर रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना होगा, तब जाके आप कर पाओगे। इसके अंदर भी मैं बता दूं कैसे आइडेंटिफाई होगा रिवर्सिबली कर रहे हैं या इरिवर्सिबली कर रहे हैं। तो एक तो सिंपल सा लॉजिक है, लिखा हुआ भी होता है। दूसरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कैसे समझ में आएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस आप कर रहे हो तो सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो तो कंटिन्यूसली वेरी करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो जैसे जैसे सिस्टम का प्रेशर वेरी कर रहा है, सराउंडिंग्स का भी वेरी करना चाहिए। और अगर सराउंडिंग्स का प्रेशर कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है, तो वो प्रोसेस एडियाबेटिक रिवर्सिबल नहीं हो सकता। जैसे मैं इसको ऐसे पुट करूं, एक एडियाबेटिक प्रोसेस हमने किया अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर।
अगर एडियाबेटिक प्रोसेस अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आप कह रहे हो तो वो इरिवर्सिबली होगा, वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। ये चीज आइसोथर्मल में भी एप्लीकेबल होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस भी हम रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस में भी अगर बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है तो वो इरिवर्सिबल ही होगा। उसी तरह से एक एडियाबेटिक में भी बाहर का प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वो इरिवर्सिबल होगा, वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होने के लिए बाहर का प्रेशर भी वेरी करना चाहिए। तो वहां से आप इजीली बता सकते हो। खैर राइट नाउ मेजर पॉइंट जो है वो ये है कि हाँ ये फॉर्मूले हमें याद हो, यहाँ से आप फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन फिर से बता दूं ये तभी यूज कर पाओगे जब आप एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो, क्योंकि इस डेरिवेशन में आपने ये रिवर्सिबल की कंडीशन डाल दी। उसके बाद आता है बी पार्ट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्टिंग वापस वहीं से होगी, du इक्वल्स टू वर्क डन। du की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एनसीवी dt माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv। लेकिन अब अगर हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें पता है कि जब पिस्टन मूव करता है, वॉल्यूम जब चेंज होता है तो बाहर का प्रेशर चेंज नहीं होता है, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। एनसीवी T2 माइनस T1 इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, dv का इंटीग्रेशन v2 माइनस v1, जिसको हम टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं P2 माइनस nR T1 अपॉन P1। एक एडियाबेटिक इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला है, और यहां पर भी दिखने में तो ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है लेकिन वेरिएबल 4 ही है। एनसीवी ये सब तो पता होंगे, यहाँ पर T1 P1 T2 P2 और यहाँ पर वही रिपीट हो रहे हैं T1 और T2। तो अगर आपको P1 पता है, P2 पता है, T1 पता है, तो यहाँ से हम T2 फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, एडियाबेटिक प्रोसेस आपने रिवर्सिबली किया तो यहाँ T2 की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी। एडियाबेटिक प्रोसेस इरिवर्सिबली किया तो T2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी। दोनों केसेस में एडियाबेटिक रिवर्सिबल में T2 कुछ और आएगा, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल में T2 की वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि दोनों में वर्क डन अलग अलग है। तो पहला काम, अगर क्वेश्चन आते हैं कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, तो पहला काम होगा आपको फाइनल टेम्परेचर या फाइनल वॉल्यूम या फाइनल प्रेशर निकालना होगा, जो भी मिसिंग है, और फिर आपको वर्क डन के फॉर्मूले लगाने होंगे। हाँ, वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो एनसीवी डेल्टा टी होगा, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। मेजर कंफ्यूजन जो होता है, मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स को एडियाबेटिक प्रोसेस जैसे ही आता है तो ये थर्मोडायनेमिक्स टफ लगने लगती है, मुश्किल लगने लगती है। क्यों मुश्किल लगती है? उसका कारण यही है कि हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अलग अलग तरह से सोचो, एडियाबेटिक रिवर्सिबल को अलग तरह से सोचना है, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल को आपको अलग तरह से सोचना है। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने से और अच्छी क्लियरिटी यहाँ पर अभी आएगी। तो इसी पर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट Q, W, डेल्टा U and delta H for 1 mole non-linear triatomic ideal gas subjected to an adiabatic expansion from 16 atmosphere 300 Kelvin 16 atmosphere 300 Kelvin to 1 atmosphere। फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया मैंने,
वो आपको निकालना होगा, T2 आपको फाइंड आउट करना होगा। If process is carried out, A part reversibly, B part irreversibly और C part free expansion, C part free expansion। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको गामा निकालना पड़ेगा, सीवी सीपी और गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी है, वो आपको टेबल जो है उसको यूज करनी होगी, तब पता चलेगा। अंश चौधरी का एक स्टेटमेंट आया, सर इन रिवर्सिबल चेंज प्रेशर इज नेग्लिजिबल, चेंज इन प्रेशर। अंश हर एक स्टेप में प्रेशर में चेंज बहुत कम होता है, लेकिन रिवर्सिबल में हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, तो वो इनफाइनाइट टाइम में थोड़ा थोड़ा चेंज करके वो बहुत सारा हो जाता है। तो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, प्रेशर चेंज होता है, बट रिवर्सिबल में बहुत धीरे धीरे होता है और इरिवर्सिबल में सडनली होता है। इनफाइनाइट टाइम और फाइनाइट टाइम। आंसर आपको आर की टर्म्स में ही देने हैं, आर की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, आर की टर्म्स में ही आपको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, सो गए क्या सभी? फर्स्ट पार्ट का आंसर उत्कर्ष, वेरी गुड। सौमित्र राज, वेरी गुड। Q इक्वल्स टू 0 है एडियाबेटिक प्रोसेस में। वर्क डन का आंसर बताओ मैनली, वर्क डन और विथ साइन। करेक्ट, -450R।
यस -450 फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला लगा देते हैं P1 माइनस गामा टी की पावर गामा P2 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा, क्योंकि हमें P1 पता है, P2 पता है, T1 पता है, T2 निकालना, लेकिन हाँ कह सकते हो उसके लिए गामा पहले पता करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं, डेफिनेटली आप लोगों ने जब लिखा होगा होता क्या है, हम इसी में पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं, फिर गामा को कुछ रीअरेंज करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको अगर T2 फाइंड आउट करना है तो अल्टीमेटली T2 की सारी पावर किसी और पे शिफ्ट करनी होगी। तो T2 T1 अपॉन P2 की पावर, ये सारी पावर्स में यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूज हमें पता है, ये P1 P2 हमें पता है, T2 निकालना, तो पहले ये सारी पावर यहाँ पर शिफ्ट करो। अब यहाँ पर जो पैरामीटर्स आपको पता है वो पुट करना स्टार्ट करो। यहाँ पर प्रेशर नहीं पुट करोगे 16, यहाँ आके फिर 16 पुट करो। तो यहाँ पर अब T2 निकालना है, T1 300 केल्विन, प्रेशर 16 अपॉन 1, गामा कितना होगा वो अब हमें देखना है। तो गामा की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3, कैसे आएगी वो देख सकते हो। नॉन लीनियर के लिए CV3R हो जाएगा CP4R, तो गामा की वैल्यू जो आती है वो 4/3 आती है। तो 1 माइनस 4/3 अपॉन 4/3, तो माइनस में वो हो जाएगा। तो यहाँ पर T2 इक्वल्स टू -1/3, 1 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 300 विच इज 150 केल्विन। अगर देखा जाए एक्सपांशन हो रहा है 16 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर, तो डेफिनेटली टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कितना आया 150 केल्विन। जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है, डेफिनेटली मैं आपको बता दूं ऐसा होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 600 केल्विन भी आया होगा। वो गड़बड़ कहाँ होती है, यहाँ पावर में प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, तो वहां से ये मिस्टेक हो जाती है। तो आंसर 150 केल्विन। अगेन आप देख सकते हो टेम्परेचर 50% कम हुआ है 300 से 150 केल्विन, जबकि आप प्रेशर देखोगे तो 16 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर में अच्छा खासा चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर में उतना चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से T2 आ गया। अब डेल्टा U या वर्क डन जो है वो फॉर्मूला N1 CV की वैल्यू 3R, T2 150 माइनस 300 केल्विन, तो ये आ जाएगा -450R। वर्क डन डेल्टा U, चाहो तो यहां से डेल्टा H भी निकाल सकते हो और वो डेल्टा H आ जाएगा -600R। सेकेंड पार्ट पर अब हम आते हैं। सेकेंड पार्ट के कुछ आंसर्स भी मैं देख पा रहा हूं। सही है, नियर बाई वर्क डन जो है वो -210 के बराबर आ जाएगा। 210 के नियर बाई आ जाएगा। 210 कह दो, 211 कह दो, डजेंट मैटर। पहले आपको फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा और उसके लिए जो फॉर्मूला लगाना होगा वो ये वाला फॉर्मूला होगा। इरिवर्सिबल है, T2 सेम नहीं होगा। एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पर यही होती है, जो रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर आया हमें लगता है वही इरिवर्सिबल में भी होगा। नहीं, एडियाबेटिक रिवर्सिबल आप कर रहे हो तो फाइनल टेम्परेचर कुछ और होगा, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल कर रहे हो तो फाइनल टेम्परेचर कुछ और होगा। यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। N की वैल्यू 1 CV 3R, T2 निकालना है, T1 300 केल्विन माइनस P एक्सटर्नल 16 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर, तो यहां पर आ जाएगा 1 NR। N और R की वैल्यू यहां पर NR लिख देता हूं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। T2 अपॉन P2 की वैल्यू अगेन 1, जो फाइनल प्रेशर है सिस्टम का 1 एटमॉस्फेयर, T1 300 अपॉन 16। बी केयरफुल, मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर प्लस माइनस की, तो वो ध्यान रखना। तो T2 इक्वल्स टू यहाँ पर आई थिंक यही आता है 3375 अपॉन 16, और रफली ये सॉल्व करोगे 229.68 केल्विन, और इसको अभी मैं ले लेता हूँ 230 केल्विन। अप्रोक्सीमेटली इसको हम ले रहे हैं 230 केल्विन
230 केल्विन ये फाइनल टेम्परेचर आ गया यहाँ पर भी देख सकते हो टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर तो कम होगा। तो वर्क डन और डेल्टा यू इक्वल्स टू एन की वैल्यू 1 CV 3R T2 230 माइनस 300 केल्विन, तो ये आ जाएगा माइनस 210। और डेल्टा एच के लिए 3V की जगह क्या लिख सकते हो, 3R की जगह CV की जगह 4R, यहाँ पर डेल्टा एच आ जाएगा। ये हो गया सेकंड पार्ट। देन थर्ड पार्ट फ्री एक्सपांशन है। वैसे डायरेक्टली भी बोल सकते हो वर्क डन 0, लेकिन यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जो फ्री एक्सपांशन होता है क्या लगता है, ये फ्री एक्सपांशन रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है? सोच के देखो। फ्री एक्सपांशन कंटेनर है, पहली चीज मैंने पहले भी बताया, फ्री एक्सपांशन अगर आप कर रहे हो तो इस तरह से कुछ स्टॉपर्स लगे होने चाहिए। ये सारा कंटेनर एडियाबेटिक है, पिस्टन भी एडियाबेटिक है। सडनली आपने इन स्टॉपर्स को यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर पी एक्सटर्नल 0 है, पिस्टन मूव करेगा लेकिन कोई वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक इमेज जो है वो हमेशा बननी चाहिए। फ्री एक्सपांशन हम कैसे कर रहे हैं, तो फ्री एक्सपांशन भी एक, अब अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं है तो फ्री एक्सपांशन जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक लाइन लिख लेना, याद रखना, फ्री एक्सपांशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन तो 0 होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो वापस से यहाँ से आप टेम्परेचर भी निकाल सकते हो और ये पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा 0, तो ये राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, T1, और वो तो है ही है क्योंकि वर्क डन 0, डेल्टा यू 0, डेल्टा T 0, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो फ्री एक्सपांशन में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसको हम ऐसा भी कहते हैं कि एक एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन जो होता है उसे आप आइसोथर्मल प्रोसेस भी कह सकते हो। एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन को आप आइसोथर्मल प्रोसेस भी कह सकते हो बिकॉज इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो ये 3 पार्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यही है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक साथ देखो, ऐसा नहीं रिवर्सिबल कहीं कर लिया इरिवर्सिबल कहीं कर लिया, दोनों को एक साथ देखो। अभी हम इनके रिजल्ट्स से भी वापस बहुत कुछ कंक्लूड करेंगे जैसा हमने आइसोथर्मल में भी किया था। तो ये पर्टिकुलरली टेम्परेचर हमने रिवर्सिबल में भी निकाला, इरिवर्सिबल में भी निकाला। फिर से मैं बता दूं बहुतों को क्यों अलग अलग आ रहा है टेम्परेचर, क्योंकि रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में वर्क डन सेम नहीं होता है तो टेम्परेचर चेंज भी अलग अलग होगा। फिर से ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, ये एक्सपांशन का था। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कंप्रेशन का, इस बार कोई एरर नहीं, स्पीड के साथ आपको करना है, एक्यूरेसी आनी चाहिए, गलतियां कुछ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। स्टेप्स आप देख चुके हो, एग्जैक्टली इसी तरह से जैसे मैंने किया है आपको भी करना है। तो लिखिए एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन for 1 mole non-linear triatomic ideal gas subjected to an adiabatic compression from 1 atmosphere 300 Kelvin to 1 atmosphere 300 Kelvin to 16 atmosphere 16 atmosphere, A part reversibly, B part irreversibly.
करेक्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर भी सही है सौमित्र राज, गुड। फर्स्ट पार्ट 900 आर, सेकंड पार्ट 3375 आर। फर्स्ट पार्ट में T2 निकालना है, T1 300 केल्विन, P1 1 एटमॉस्फेयर, 16 एटमॉस्फेयर, 1 माइनस 4/3 अपॉन 4/3। तो ये T2 की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में आ जाएगी 600 केल्विन। डेफिनेटली कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो टेम्परेचर 600 केल्विन यहाँ पर हो गया। तो वर्क डन इक्वल्स टू 1 CV3R, टेम्परेचर 600 माइनस 300 केल्विन यानी 900 R। यहाँ पर मैं बहुतों को बता दूं, बहुतों को ये लग रहा होगा कि ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पहले जो अभी क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जो पहले एक्सपांशन का दिया वहां पर A से B जा रहे हैं और यहाँ पर वापस B से A, ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन, जबकि यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर 300 केल्विन नहीं था। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट और जो पहले क्वेश्चन जस्ट इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है उसकी फाइनल स्टेट सेम नहीं है। तो ये क्वेश्चन A से B और B से A वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी फाइनल टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना होगा। सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं तो सेकंड पार्ट T2 निकालना होगा और वो T2 कितना आ रहा है, सेकंड पार्ट का टेम्परेचर 1425 केल्विन, 1425 केल्विन आएगा। करेक्ट पृथ्वी दत्ता, गुड। भावेश, गरिमा, अजय, अदिति, आशीष मित्तल, स्नेहा दास, अभिषेक जोशी, स्नेहाशीष घोष, और फिर वर्क डन निकालना पड़ेगा तो वो 3375 आ। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। एडियाबेटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अब यहां पर ये जो रिजल्ट्स आए इन रिजल्ट्स को पहले फिर से हम कुछ इस पर डिस्कशन करेंगे, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे जो कि हमने पहले आइसोथर्मल में भी किए थे। तो हेडिंग डालो कंक्लूजन्स। फर्स्ट वन, इन केस ऑफ एक्सपांशन, इन केस ऑफ एक्सपांशन यहां से भी अब हम देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, फर्स्ट पार्ट में रिवर्सिबल का वर्क डन आया था -450 आर, इरिवर्सिबल का आया था -210 आर। माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। तो मैग्नीट्यूड वाइज रिवर्सिबल का वर्क डन इरिवर्सिबल के वर्क डन से ज्यादा होगा। और यही सेकंड पार्ट में इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन केस ऑफ कंप्रेशन इरिवर्सिबल का जो वर्क डन होगा वो रिवर्सिबल के वर्क डन से ज्यादा होगा। ये चीज हम आइसोथर्मल में प्रूव कर चुके हैं, यहां पर भी हम प्रूव कर चुके हैं। मैं आपसे फिर से कह सकता हूं, कहीं पर भी आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिए, रिजल्ट्स यही रहेंगे। तो आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं, हमेशा हर जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर से यही कह सकते हैं, रिवर्सिबल, थर्ड पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। Reversible process are more efficient than irreversible process. हाँ, लेकिन पॉइंट जो अब यहां पर अलग है, जो आइसोथर्मल से अलग है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई सा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, कंप्रेशन वाला केस में ले रहा हूं। फोर्थ पॉइंट पर अब हम आ रहे हैं। इनिशियली प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर था 300 केल्विन, मोल्स थे 1। हमने इसको दो तरह से कंप्रेस किया, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। दो तरह से हमने इसको कंप्रेस किया। रिवर्सिबल में फाइनल टेम्परेचर जो आया, रिवर्स या पहले प्रेशर की मैं बात करूं तो यहां पर भी हमने फाइनली प्रेशर कितना कर दिया 16 एटमॉस्फेयर, यहां पे भी कितना कर दिया 16। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने प्रेशर को 1 से 16 तक इंक्रीज किया, इनफाइनाइट टाइम में इंक्रीज किया। यहाँ पर आपने सडनली
एक ब्लॉक रख दिया जिससे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कितना हो गया 16 एटमॉस्फेयर। मोल्स चेंज हो नहीं रहे हैं, मोल्स तो यहाँ पे अभी भी 1, यहाँ अभी भी 1। टेम्परेचर और प्रेशर, यानी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया 600 केल्विन, जो कैलकुलेट हमने किया था। यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल में कितना आया 125 केल्विन। क्वेश्चन ये आता है कि दोनों केसेस में पिस्टन नीचे जाएगा, कहीं पर वो फाइनली रुकेगा क्या, दोनों केसेस में पिस्टन की फाइनल पोजीशन जो होगी वो सेम होगी, यानी क्या फाइनल वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो नहीं, क्योंकि टेम्परेचर फाइनली यहाँ और यहाँ अलग है, तो यहाँ और यहाँ फाइनल वॉल्यूम भी अलग होगा, यानी यहाँ पर पिस्टन की फाइनल पोजीशन सेम नहीं होगी। एडियाबेटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की हम बात करें तो फाइनल पिस्टन की पोजीशन सेम नहीं होगी, फाइनल वॉल्यूम सेम नहीं होगा। इसको हम ऐसे पुट करते हैं कि फाइनल स्टेट जो है वो सेम नहीं होगी। ऐसा एग्जैक्टली हमने आइसोथर्मल में भी किया था, वहाँ टेम्परेचर भी सेम था, वॉल्यूम भी सेम था, जबकि यहाँ ना टेम्परेचर सेम है और ना ही वॉल्यूम सेम है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है अभी कर्व प्लॉट करते वक्त और आगे एंट्रोपी को समझते वक्त, ये पॉइंट जो है वो काफी काम आएगा। तो पहले तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, अगर ये डेटा लिख लिया हो तो इसके नीचे, और नहीं लिखा हो तो पहले स्टेटमेंट लिखिए फिर ये डेटा लिख लेना। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है एडियाबेटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, adiabatic reversible and irreversible process do not end up at the same final state if carried out against same final pressure from same initial state। फाइनल स्टेट सेम नहीं होगी, जबकि यही सेंटेंस अगर आइसोथर्मल का होता तो यहां पर फाइनल स्टेट जो है वो सेम होती है। हेडिंग डालिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। अब हम वर्क डन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ केसेस पहले से ज्यादा होंगे फॉर सेम फाइनल प्रेशर। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन हमने किया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, इसमें दोनों में हमने फाइनली प्रेशर सेम रखा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप यही एडियाबेटिक प्रोसेस फाइनल प्रेशर सेम रख के कर सकते हो, फाइनल वॉल्यूम भी सेम रख सकते हो और आप चाहो तो, यानी अभी राइट नाउ खैर फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, तो फाइनल प्रेशर भी सेम रख सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम भी सेम रख सकते हैं। पहले बात करते हैं फॉर सेम फाइनल प्रेशर। यहां पर भी फाइनल प्रेशर 16 एटमॉस्फेयर, यहां पर भी 16 एटमॉस्फेयर। इसके अंदर फिर से कर्व हमें प्लॉट करना है, तो ए पार्ट एक्सपांशन का कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं। एक्सपांशन के अंदर फिर से फर्स्ट पार्ट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इन दोनों के कर्व्स अब हमें प्लॉट करने। पहले मैं प्लॉट कर रहा हूं रिवर्सिबल का कर्व। एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, पीवी की पावर गामा इक्वेशन आप यूज कर सकते हो रिवर्सिबल के लिए, पीवी की पावर गामा, और अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये हाइपरबोला कर्व ही आएगा। हाँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, बट कर्व तो हाइपरबोला होगा। एक्सपांशन, ये एरो इस तरफ जाएगा, ये इनिशियल स्टेट ए और ये फाइनल स्टेट बी। यहां पर मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी तरह से, मैं जब कर्व प्लॉट कर रहा हूं तो आप देखना कि किन किन स्टेप्स के थ्रू हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं।
कर्व P वर्सेस V का एडियाबेटिक रिवर्सिबल है तो PV की पावर गामा हाइपरबोला कर्व इनिशियल स्टेट को आप A से ही मार्क करोगे और किसी तरह से नहीं, और फाइनल स्टेट को यहाँ पर B से एक्सपांशन हो रहा है तो एरो भी बनाओ और ये एरो की डायरेक्शन है जो कि शो करी एक्सपांशन हो रहा है। ये जो एरिया अंडर दी कर्व होगा ये क्या हो जाएगा, वर्क डन। अब हमें यहाँ पर इरिवर्सिबल के लिए कर्व प्लॉट करना है। क्या इरिवर्सिबल के लिए भी हम पीवी की पावर गामा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का यस कर्व हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ हमारा पर्पस जो है वो कर्व प्लॉट करना नहीं है, हमारा पर्पस वर्क डन को रिप्रेजेंट करना है। तो वो अभी भी हो सकता है। उसके लिए आपको वाई एक्सिस पर क्या इमेजिन करना होगा, पी की जगह पी एक्सटर्नल इमेजिन करना होगा। चलिए अब हम किसका कर्व प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस का कर्व प्लॉट कर रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, तो इरिवर्सिबल का कर्व भी पॉइंट ए से ही स्टार्ट होगा। अब आपने क्या किया, एक्सपांशन का कर्व प्लॉट कर रहा हूं, 16 एटमॉस्फेयर इमेजिन करिए, सडनली एक इरिवर्सिबल है, बाहर का प्रेशर आपने 1 कर दिया, पी एक्सटर्नल सडनली कम हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही प्रेशर कम होगा पिस्टन मूव करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन क्या ये कर्व यहीं आके रुक जाएगा या इस बी पॉइंट पर आके रुकेगा, या यहां पर एक और, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1 2 3, वॉल्यूम बढ़ेगा, कर्व कहां आके रुकेगा ये आपको बताना है, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर, या थर्ड पॉइंट पर, कहां पर ये कर्व रुकेगा। यस बताइए। बी पॉइंट डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डू नॉट एंड अप एट द सेम फाइनल स्टेट, तो बी पॉइंट पर तो नहीं आएगा। अब आती 1 और 3, तो वो कैसे डिसाइड करें, तो यहां पर आइए, कोई सा भी केस ले सकते हो आप, डजेंट मैटर। मैं वापस इस पार्ट पर आ रहा हूं, फिर वहां पर आएंगे। पहले मैं कंप्रेशन वाला केस ले रहा हूं, फिर एक्सपांशन वाला भी ले लेंगे। इन केस ऑफ कंप्रेशन, सुनिए पहले, अब इन केस ऑफ कंप्रेशन हमने देखा इरिवर्सिबल का टेम्परेचर रिवर्सिबल के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो जिसका पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो इरिवर्सिबल के केस में, इरिवर्सिबल के केस में किसका वॉल्यूम टेम्परेचर ज्यादा, इरिवर्सिबल का, तो वॉल्यूम भी इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा। यही अगर हम बात करें रिवर्स एक्सपांशन के केस की, तो एक्सपांशन के भी डेटा हमने निकाले थे, सोच सकते हो आप। एक्सपांशन का केस जब हमने लिया था तो रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर आया था 150 केल्विन, इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर जो आया था वो आया था 230 केल्विन। किसका टेम्परेचर ज्यादा है, रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का? इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहां पर भी इरिवर्सिबल का वॉल्यूम ज्यादा होगा। यानी दोनों केसेस में किसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, इरिवर्सिबल का वॉल्यूम। चलिए यहां पर भी इरिवर्सिबल का वॉल्यूम ज्यादा, लेकिन अब बहुतों को डाउट हो सकता है सर ये तो इस क्वेश्चन में हुआ है, हमेशा ऐसा होगा ये कैसे आप कह सकते हो? क्या हमेशा इरिवर्सिबल का वॉल्यूम रिवर्सिबल से ज्यादा होगा? यस, ये हमेशा होगा। कैसे? उसके लिए हमें प्रूव करना होगा कि जब भी आप एडियाबेटिक एक्सपांशन करोगे या एडियाबेटिक कंप्रेशन करोगे, इरिवर्सिबल का टेम्परेचर रिवर्सिबल के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ये हम हमेशा कह सकते हैं। ये पॉइंट जो है इस ग्राफ से पहले, ये जो कंक्लूजन हम लिख रहे थे यहाँ पर, ये 4th कंक्लूजन तक लिखा है,
वहां पर या तो कुछ जगह है तो लिख दीजिए, नहीं तो जगह बना के एक पॉइंट यहां पर लिख दीजिए, इन केस इन एडियाबेटिक प्रोसेस irreversible temperature is always greater than reversible temperature। कैसे, मैं समझाता हूं बिना डेटा के। अब कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं। कंप्रेशन वाला एग्जांपल ले रहा हूं, एडियाबेटिक कंप्रेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला W डेल्टा U और NCV डेल्टा T। हमने पहले ही एक पॉइंट लिखा था, सेकंड पॉइंट, कंप्रेशन जब भी करोगे इरिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होगा। तो अगर कंप्रेशन कर रहे हैं तो इरिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा, तो इरिवर्सिबल का डेल्टा टी ज्यादा, और जिसका डेल्टा टी ज्यादा होगा उसी का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो वर्क डन इरिवर्सिबल, कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, कंप्रेशन में इरिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा, तो इरिवर्सिबल का डेल्टा टी भी ज्यादा होगा, तो इरिवर्सिबल का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। आसान है। हाँ, एक्सपांशन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, एक्सपांशन में कंफ्यूजन होता है, लेकिन वहां पर भी रिजल्ट यही रहेगा। ये तो कंप्रेशन की बात की, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्सपांशन की मैं बात कर रहा हूं। एक्सपांशन के अंदर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो किसका वर्क डन ज्यादा होगा? रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा, लेकिन यानी ये कह सकते हो डेल्टा टी भी रिवर्सिबल का ज्यादा, लेकिन इन केस ऑफ एक्सपांशन वर्क डन नेगेटिव होता है, तो डेल्टा टी नेगेटिव, यानी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो इस रिवर्सिबल का टेम्परेचर ज्यादा कम हो, डिक्रीज करेगा। रिवर्सिबल का टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज करेगा, इरिवर्सिबल का उतना डिक्रीज नहीं करेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, इन केस ऑफ एक्सपांशन, ये इनिशियल टेम्परेचर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये इनिशियल टेम्परेचर है। अगर एक्सपांशन कर रहे हो तो टेम्परेचर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अब किसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा? तो रिवर्सिबल का चेंज ज्यादा होगा, ज्यादा डिक्रीज करेगा, इरिवर्सिबल का उतना डिक्रीज नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली ज्यादा किसका हुआ? इरिवर्सिबल का। वापस यहां से कंप्रेशन का भी केस बता देता हूं। कंप्रेशन में भी जब आप कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका ज्यादा बढ़ेगा? कंप्रेशन में जिसका वर्क डन ज्यादा होगा, और वर्क डन किसका ज्यादा होता है? इरिवर्सिबल का। तो इरिवर्सिबल का टेम्परेचर रिवर्सिबल के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। यस, ये अच्छी तरह से बहुत बार रिपीट करोगे तब याद रहेगा। सीक्वेंस क्या है वो भी अच्छी तरह से सोच लेना। चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, फाइनल टेम्परेचर हमेशा किसका ज्यादा होगा? इरिवर्सिबल का। टाइम लगेगा, हो सकता है अभी बहुतों को नहीं क्लिक कर रहा हो, थोड़ा टाइम लगेगा। 4-5 बार सोचना इस चीज को। इस तरह से भी सोच सकते हो, पहले कंप्रेशन को सोचना, कंप्रेशन के बाद फिर एक्सपांशन को। और ध्यान रखना, एक्सपांशन में टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो सोच सकते हो। तो यहां पर फिर मैं ग्राफ पार्ट पर आता हूं। तो ग्राफिकल पार्ट की बात करें तो यहां पर वॉल्यूम हमेशा ही, जिस टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज्यादा तो वॉल्यूम भी इरिवर्सिबल का ज्यादा। तो हम किस पॉइंट पर आके रुकेंगे? थर्ड पॉइंट पर। इस थर्ड पॉइंट को अब मैं मार्क कर रहा हूं सी पॉइंट। ये रिवर्सिबल का कर्व हो गया ए से बी, और ए से सी किसका कर्व हो गया? इरिवर्सिबल का कर्व हो गया। तो यहां पर ये दो कर्व हमें मिल गए। एरिया अंडर दी कर्व आप शो कर सकते हो, लेकिन यहां से अब हम वर्क डन को कंपेयर नहीं करेंगे कि किसका वर्क डन ज्यादा है, बस हमें कर्व प्लॉट करना था। तो ये रिवर्सिबल का और ये वाला कर्व जो है वो इरिवर्सिबल का है। दोनों की फाइनल स्टेट सेम नहीं है, दोनों की फाइनल स्टेट जो है वो अलग अलग है। रिवर्सिबल में बी तक आ रहे हैं, इरिवर्सिबल में सी तक आ रहे हैं। आपको अब और क्या करना है एज ए होमवर्क, दो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये कर्व मैंने किसके लिए प्लॉट किया? एक्सपांशन के लिए। आपको ऐसे ही कर्व किसके लिए प्लॉट करना है? कंप्रेशन के लिए। और हो सके तो ये दो कर्व, दो केसेस, एक्सपांशन कंप्रेशन, ये करना है। और फिर वापस एक और केस लेना है फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम। फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम फिर से उसके दो पार्ट होंगे, एक्सपांशन और कंप्रेशन। ट्राई करना, कोशिश करना, नेक्स्ट क्लास में हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
तो होमवर्क जो भी होगा मैं ग्रुप पे बता दूंगा, टाइम हो गया इसलिए, तो ग्रुप पे मैं आपको बता दूंगा कि क्या 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 होमवर्क आपको अभी करना है। थैंक यू।